Let's start with the exceptions of law of supply. See, exception or assumption, if asked for law, it is basically asked for 3 marks. I have already given you all the bifurcation of law, that for 1 marks you have to write introduction, 1 mark you have to write statement of law, then for 1 marks schedule, 1 mark diagram. An explanation of schedule and diagram consists of 1 marks, which you all can write of your own also. Then 3 marks, for 3 marks they ask for either assumption or exception, so total marks 8 marks for law, any law, either law of demand, law of supply or law of DMU. Okay, I have told and I am telling you all again and again that all the 3 laws are very important, very easy also. Okay, so let us start with exceptions of supply. In exception of supply there is 5 exceptions. The first is supply of labor. The second is urgent need for cash. Okay, then agricultural goods, then perishable goods, and last rare goods. Okay, now if they asked for exception, अगर exception के लिए पूछा, supply of labor exception पूछा, लॉ ऑफ सप्लाई के साथ इफ़ दे आर आस्किंग फॉर एक्सेप्शन, तो सप्लाई ऑफ लेबर डोंट एलॉबरेट टू मच, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. टेक्स्ट बुक में इट इज़ वेरी लॉन्ग. अगर आप उतना लिखने बैठोगे तो आपके पेपर छूटने के चांसेस है, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं इकोनॉमिक्स में, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू एसपी एंड ओसी बहुत ज़्यादा रहते हैं. ओके, एंड अगर आप एक एक आंसर को डिटेल में लिखने जाओगे, सो देर इज़ अ चांसेस ऑफ दैट यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम. ओके, अगर लॉ ऑफ सप्लाई के साथ एक्सेप्शन पूछा तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही लिखना है, क्योंकि 3 मार्क है. आप कितना भी लिखोगे आपको 3 मार्क ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो सप्लाई ऑफ लेबर को थोड़ा लिखना है, बाकी तो सारे द पॉइंट्स आर वेरी शॉर्ट, सब पॉइंट्स आर वेरी शॉर्ट, सो यू कैन राइट दैट. बट इफ़ दे आर आस्किंग विथ लॉ ऑफ सप्लाई, अगर लॉ ऑफ सप्लाई के साथ एक्सेप्शन पूछा है तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इंट्रोडक्शन लिखना है, कर्व बनाना है, और कर्व को अपने वर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. टेक्स्ट बुक में एलॉबरेशन इज़ टू लॉन्ग. ओके, for the diagram. So now let us start with the exceptions of supply of labor. As I have told, exception means जहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें स्टेट हुआ था कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस को लिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में. तो एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमने प्राइस लिया था, बाकी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट रखा था. ओके, अभी ये एक्सेप्शन में ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस बढ़ने के बाद भी, ओके, प्राइस बढ़ने के बाद भी नहीं बढ़ती है, तो वो एक्सेप्शन में आती है. या तो प्राइस कम होने के बाद भी वो कम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है वो हम एक्सेप्शंस में पढ़ने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर. सी, सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर मीन्स जो, पहले तो लेबर मीन्स जो वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में, या बोलते हैं मैसन्स जो बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं, तो उनका कैसे सिस्टम रहता है, हाउ डू दे वर्क. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई. सी, लेबर होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में दे आर हेल्पफुल. ओके, नाउ इनको जो रिवॉर्ड मिलता है, मैंने पहले ही बोला था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको रिवॉर्ड मिलता है. तो जो लेबर को रिवॉर्ड मिलता है वो वेजेस फॉर्म में मिलता है. ओके, और इनका वेजेस कैसे रहता है, हाउ दे गेट द वेजेस फॉर 1 डे. ओके, 1 डे मतलब इनके जो प्राइस रहते हैं, जो वेज रेट रहता है वो ऑलरेडी डिस्कस रहता है. जो वेज रेट रहता है, जैसे कि फॉर 1 डे जो प्राइस रहेगा, ओके, से फॉर एग्जांपल 1 डे 1 आवर का प्राइस है 200, ऐसे. ओके, एक दिन में 1 घंटे का प्राइस उन्होंने 200 रखा है. तो ये हु विल डिसाइड, लेबर विल डिसाइड कि उनको 1 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे. सो इफ़ दे विल वर्क फॉर 5 आवर्स सो दे कैन गेट 1000. ये इन पे डिपेंड रहता है, लेबर पे. ओके, जैसे हम ऑफिस वगैरह में जॉब करते तो आपके आवर्स फिक्स रहते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर 6 आवर्स एंड यू विल गेट वॉट एवर सैलरी और वॉट एवर रिवॉर्ड यू कैन से. बट यहाँ पे कैसे रहता है, लेबर डिसाइड करते हैं कि उनको कितना काम करना है, और प्राइस ऑलरेडी पहले से 1 दिन का तय रहता है, जो मैन्युफैक्चरर रहता है, जो प्रोड्यूसर रहता है, वो तय करता है. तो जैसे अगर लेबर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसे की तो वो ज़्यादा करेगा, अगर कम है तो वो कम करेगा. ओके, सो दिस इज़ द सिस्टम हाउ द
production process labor work and how they get the wages. Okay, now in exception what we are going to learn, first of all, supply of labor. What is labor supply? Now what labor is supplying? labor क्या दे रहा है हम लोग को? टोटल नंबर ऑफ आवर्स. टोटल नंबर ऑफ आवर्स मतलब आके बैठ रहा है ऐसा नहीं है. टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो वो काम कर रहा है. ओके, टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स वर्क एट अ गिवन वेज रेट, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स, इतने घंटे से फॉर एग्जांपल एक दिन में 5 घंटा 6 घंटा वो आवर्स दैट अ वर्कर वर्क, जो वो काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है एट अ गिवन वेज रेट, जो उसको वेज मिल रही है. से फॉर एग्जांपल एक दिन का 100 है और अगर वो 5 घंटे काम कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो गया? 5 घंटा. वो 5 घंटे काम कर रहा है कितने वेज रेट पे? 100 रुपये के. तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट लेबर सप्लाई. दिस इज द मीनिंग. ओके, total number of hours that workers work at a given wage rate is known as labor supply. Okay, now in case of labor, as wage rate rises the supply of labor would increase. सही बात है. नॉर्मली अगर देखने जाएंगे कि जैसे वेज रेट बढ़ेगा, मतलब से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने 200 से 300 कर दिया तो वो ज़्यादा घंटा काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा. अगर 300 है, वो रोज़ 5 घंटे काम करता है. ओके, और अगर 300 है तो उसको 1500 मिल गया. मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर वेज रेट मतलब ईयर यू कैन से प्राइस ऑल्सो. ओके, सो इफ वेज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब उसका जो सप्लाई है काम का, इधर सप्लाई मतलब वो जो काम का सप्लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारा सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड एज हाउ द लॉ ऑफ सप्लाई सेज, कि वेज रेट बढ़ा मतलब प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा. सप्लाई किसका बढ़ा? लेबर का. किस चीज़ का? काम का. ओके, तो हमारा सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा? अपवर्ड स्लोप हो जाएगा. बट विथ अ फर्दर राइज इन वेज रेट द सप्लाई ऑफ लेबर वुड डिक्रीज. दिस इज द रीज़न वाई इट कम्स अंडर एन एक्सेप्शन. वो बोल रहे हैं कि एक बार जब वेज रेट बढ़ेगा तो वो और काम करेगा, लेकिन जब फर्दर राइज होगा और जाके उसका वेज रेट प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने बढ़ाया, तो सप्लाई ऑफ लेबर वुड डिक्रीज. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी जब उसको वेज रेट बढ़ गया है एंड वो इतना कमा ले रहा है, तो वापस जब वेज रेट बढ़ेगा तो वो नहीं काम करेगा. वो क्या प्रेफर करेगा? लेजर प्रेफर करेगा, मतलब वो आराम करेगा, रिलैक्स करेगा. ओके, but with a further rise in wage rate the supply of labor would decrease. so supply curve bends backward, मतलब सप्लाई कर्व जो यहाँ पे अपवर्ड जा रहा था एक बार जब राइज हुआ, सेकेंड टाइम जब फर्दर राइज हो रहा है तो वो कैसे हो जाएगा? बैकवर्ड बेंड हो जाएगा. ओके, अभी क्यों? द वर्कर्स वुड प्रेफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस. मतलब जब उनको ऑलरेडी, हम एग्जाम्पल में देखेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए प्रॉपर वे, कि जब उनको ज़्यादा मिल रहा है, हायर अमाउंट ऑफ वेजेस, ऑलरेडी अगर वो 6 घंटे काम कर रहा है और उसको ज़्यादा वेजेस मिल रहा है तो वो 7 घंटे काम नहीं करेगा, क्योंकि 6 घंटे में उसको मिल रहा है. प्राइस बढ़ाया है ना प्रोड्यूसर ने. अगर प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ाया और उसको 6 घंटे में ही अच्छा खासा वेज मिल रहा है तो वो 1 घंटा क्यों काम करेगा? वो सोचेगा आई विल डू रिलैक्स, ही विल प्रेफर लेजर टाइम, रिलैक्स टाइम. So worker would prefer leisure to work after receiving higher amount of wages. Thus, a certain point when wage rate rises, the supply of labor tends to fall. ये एक human psychology के बारे में हमने पढ़ा, इसलिए it comes under exception कि जब further rise होता है तो what the labor will do, he'll prefer leisure because already he is getting a higher amount of wages. इसलिए एक point के बाद wage rate बढ़ने की जगह क्या हो जाता है? fall हो जाता है. इसका मतलब है प्राइस हो, प्राइस जब बढ़ता है, वेज रेट जब बढ़ता है, फर्स्ट टाइम ही विल सप्लाई द वर्क, सप्लाई बढ़ेगा. लेकिन जब फर्दर, यू हैव टू मेंशन दैट पॉइंट, ओके, व्हेन यू आर राइटिंग द एक्सेप्शंस, फर्दर व्हेन द वेज रेट राइजेज द सप्लाई वुडंट राइज. व्हाट इट विल डू? इट विल फॉल डाउन. Okay, why? Because it comes under exception. How it comes under exception? Because of an human psychological thought that कि अगर मुझे इतने से वेज रेट ज़्यादा मिल रहा है तो वो काम करना पसंद नहीं करेगा. Okay, let us see the graphical representation of labor and graphical representation of supply of labor and schedule. Okay, see wage rate hours per day, इतने घंटे काम कर रहा है, एक दिन 5, एक दिन 7, एक दिन 6, ऐसे. एंड वेज रेट पर आवर एंड ये टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस उसको इतना मिल रहा है. ये कहाँ से मिलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पे 1 घंटे का दिया है. ओके, हियर इट इज़ गिवन फॉर 1 आवर एंड उसने 5 घंटे काम किए. जब 100 रुपये था तो 5 घंटे, लाइक दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. 100 रुपये था तो उसने 5 घंटे काम किए तो उसको कितना मिला वेजेस? 500.
200 था तो उसने 7 घंटे काम किए, कितना मिला उसको 1400। अब 300 हुआ, ओके ये बढ़ गया ऑलरेडी, तो वो घंटा नहीं बढ़ाएगा क्योंकि 300 में भी उसको देखो 1800 मिल रहा है, तो वो 7 घंटा भी कर सकता था, 8 घंटा भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई नहीं, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर उसको 300 रुपये में 6 घंटे काम करके 1800 मिल रहा है तो क्यों वो 7 घंटे और 8 घंटे काम करेगा, उसको काफ़ी वेज रेट मिल रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस सी, हियर यू हैव टू राइट वेज रेट पर आवर, 1 घंटे का है ये। ओके, देन हियर यू हैव टू राइट सप्लाई ऑफ लेबर, आवर्स ऑफ वर्क, and one more thing, see in exam don't get confused with this amount, okay we have to take only 1 and 2, इसको नहीं लेना है। ओके नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में यहाँ पे लिख दोगे 500 1400 1800, फिर ग्राफ ही नहीं बन पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, बिकॉज एग्जाम हॉल इज सच अ थिंग, नो इवन अ गुड स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज। So whenever you are learning, understand each and everything and apply some logic, because if you have an habit of forgetting, so apply the logic so that you all won't forget. Okay, so here you will be writing y-axis. I have told earlier also, I don't think so it's required to say again and again. You will be writing x-axis या 0. Okay, प्लॉट कैसे करना है, यहाँ पे जैसे सप्लाई आती है तो यहाँ पे सप्लाई किसकी है, लेबर की। ओके, अब लेबर तो क्या सप्लाई करे, वो तो वेज रेट देगा नहीं, वो आर्स ही विल बी गिविंग आर्स। ओके, सो सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स 5 6 7, ऐसे समझना है कि यहाँ पे सप्लाई हुआ है तो सप्लाई किसका करेगा, लेबर, आर्स ऑफ वर्क, तो हमको ये वाला यहाँ पे लेना है। ओके, 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे वेज रेट पर आवर मतलब पैसा है तो ये यहाँ पे जाएगा, छोटे से स्टार्ट करना है, 100 200 300, यहाँ पे भी छोटे से स्टार्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे 7 6 5 से लिख दोगे, 5 6 7 100 200 300। ओके, ये अमाउंट कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने का। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो व्हेन इट वाज 100 रुपीज़, मैन्युफैक्चरर ने जब 100 रुपये दिया तो लेबर ने कितने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया। ओके, अब मैन्युफैक्चरर का हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो, बिजनेस में ज़्यादा कमा रहा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कोई भी रीज़न तभी बढ़ाते हैं। ओके, तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आगे चल के और प्रॉफिट आएगा, तो सोच रहा है चलो लेबर को 100 समय कितना दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ। तो लेबर गया, इफ़ ही इज़ गोइंग टू अ वर्क प्लेस एंड उसको पता चला रहा आज 200 है 1 घंटे का, तो वो बोलेगा चलो मैं 7 आवर्स काम करता हूँ। मतलब यहाँ पे वेज रेट बढ़ा, लेबर ऑफ सप्लाई बढ़ा, कितने 5 से डायरेक्ट कितना हो गया 7 आवर्स, और उसको 100 से कितना मिल रहा है 200, तो वो 7 घंटे काम करेगा। ओके, तो कितना हो गया 1400 1400। ओके, अब उसके बाद तीसरे दिन वो गया, प्रोड्यूसर और प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रोड्यूसर बोला चलो मैं 300 दूंगा अपने लेबर को। अब लेबर काम पे गया, उसको पता चला रियाज 300 है, तो वो क्या करेगा, 7, नॉर्मली वो कर सकता था 7 घंटे भी काम कर सकता था, 8 घंटे भी काम कर सकता था, डिपेंड्स, लेकिन वो क्या करेगा, अगर 300 रुपये आज मुझे तो बहुत मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा हो गया सब आवर्स का, तो क्या करेगा 7 घंटा नहीं काम करेगा, वो 6 घंटा काम करेगा, क्योंकि 6 घंटे काम करने के बाद भी उसको 1800 मिलेगा, जो कि ज़्यादा है। ओके, तो सोचेगा अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स दूंगा, 1 घंटे नहीं ज़्यादा या 2 घंटे नहीं ज़्यादा कम करूँगा, क्योंकि मुझे 300 रुपये में ही काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट मिल जा रहा है 1800। सो इंस्टेड ऑफ राइजिंग द इंस्टेड ऑफ द सप्लाई कर्व विच राइजेज अपवर्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 था तो उसने जब दूसरी बार बढ़ा, एक बार राइज हुआ। ओके, सो ये डायरेक्ट किधर चला गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसने 7 घंटे काम किया। ओके, तो उसने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा मिला। अब जब फर्दर राइज हुआ, ये यहाँ पे जब फर्दर राइज हुआ तो वो आगे जा सकता था कि 7 घंटा, अरे 300 मिल रहा है, मैं 8 घंटे काम करूँगा, 9 घंटे काम करूँगा, लेकिन वो क्या करेगा, नहीं मुझे 6 घंटे में भी अगर 1800 मिल रहा है तो मैं 7 घंटे नहीं, मैं 6 घंटे, मतलब यहाँ से ये कम हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ने की जगह किधर जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। ओके, बैकवर्ड यहाँ पे गया, देखो हाउ मच आज ही इज़ वर्किंग, 6 घंटे काम कर रहा है, कितने पे, 300 पे, ऑल कैन सी। ओके, तो इन 300 में ये 6 आवर्स काम कर रहा है, मतलब उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेजेस मिल रहा है, तो वो इंस्टेड ऑफ आगे जाने के पीछे जाएगा। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, लेजर प्रेफर करेगा, रिलैक्स प्रेफर करेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, इसीलिए एक्सेप्शंस में आता है। ओके, मतलब 100 रुपये था, 5 घंटे काम किया तो उसको 500 वेजेस मिला, 200 था तो उसने 7 आवर्स वर्क किया, उसको 1400 वेजेस मिला, लेकिन जब 300 हुआ तो ये आगे बढ़ने की जगह ये कहाँ पे आगे, पीछे। सो ये जो कर्व है इसको बनाते वक्त आपको याद रखना है, 100 का
5 के साथ, जब 200 आएगा तो उसको 6 के साथ मत करना, नहीं तो पूरा ये ग्राफिकल गड़बड़ हो जाएगा और सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। याद रखना है 200 था तो 2 and 7 1400 वो इधर आपको लेना है, ओके। एंड जब 300 था तो आपको 6, मतलब 3 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ और 1 को 5, 1 5 2 7 3 6, like this way you have to remember, because student gets confused, that's why I'm saying it again and again. So you have to plot it like this way, okay. This I have written just for your understanding, that for 105 hours 500 wages बढ़ा, 207 hours further जब increase हुआ तो instead of rising, okay, it fell down, it falls, okay. So this was the graphical representation. This part you can write of your, अगर एग्री एंड डिसएग्री के लिए पूछा तो ये खुद से ही लिखना, ये आपको बनाना पड़ेगा। एग्री एंड डिसएग्री के लिए देखो मैं बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए आप 1 मार्क लिखोगे, एग्री एंड डिसएग्री के लिए पूछा तो ओके, फिर ये बना देना, क्योंकि जब आपके मार्क्स जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में बच्चे, तो जब आपके मार्क्स एक्सीड होते हैं ना तो दे स्टार्ट कटिंग। सो डोंट अलाउ एग्जामिनर और मॉडरेटर एट एनी पॉइंट of a time in your answer sheet to deduct the marks, okay. Give your 100% so that you are able to achieve or get good marks, okay. So you have to do write this, you have to plot a graph, and this you have to write of your own, okay. So 4 marks, 1 mark is there for agree and disagree, बट आप ये भी ड्रॉ करना कंसिडरिंग द टाइम। एक बार लेट मी कंप्लीट द पोर्शन, देन आई विल टेल यू हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव फॉर 1 आंसर्स, एक आंसर्स को कितने और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओके। सो एक्स एक्सिस में सप्लाई ऑफ लेबर, वाई एक्सिस में वेज रेट, SA/S1 मतलब दिस इज योर कर्व SA/S1 विच इज़ बैकवर्ड बेंडिंग, ओके, इट्स बेंडिंग बैकवर्ड, okay. Why? Because due to an exception. So I think so supply of labor you are able to understand properly. Now let us see the second exception, that is agriculture goods. Agriculture goods मतलब जो हम कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो ऐसे नहीं कि हमारे पे डिपेंड है, मैंने आर्टिफिशियल बारिश की बहुत सारी और एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है फूड ग्रेन्स हो गए वो कल्टीवेट हो गए, ऐसा नहीं होता। ये सब नेचर के ऊपर रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, मतलब जो फूड ग्रेन्स को जैसा सीज़न चाहिए, जैसा एटमॉस्फियर जैसा चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई, तो प्राइस कितना भी बढ़ने दो, प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है बिकॉज ऑफ एन अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, ओके। सो एग्रीकल्चरल गुड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि ये वेदर पे डिपेंड है, ये नेचर पे डिपेंड है। अगर वेदर अच्छा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, तो कितना भी मार्केट में वो कमोडिटी का प्राइस रहने दो, लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन, प्रोडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन। ड्यू टू अनफेवरेबल मतलब जो फेवर में नहीं है, से फॉर एग्जांपल जो राइस होता है, ओके, राइस जो होता है वो रेनी सीजन में ज़्यादा यू कैन कल्टीवेशन इज़ डन इन द रेनी सीजन फॉर राइस, एंड रेनी सीजन अगर अच्छा नहीं हुआ है, सफिशिएंट रेनफॉल नहीं है, तो क्या हो सकता है, हम ज़्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे राइस का, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, ओके। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आप सप्लाई भी नहीं करोगे। इफ़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ लो, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट हाई प्राइस। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है क्योंकि अनफेवरेबल हो गया कुछ चेंजेस, तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते इवन एट अ हाई प्राइस, ओके। इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन गिव एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑफ राइस और व्हीट, और से फॉर एग्जांपल एल्फेंजो मैंगो which we get on the summer season, okay. So if the weather is good, you'll get stock in the market, okay, and if the weather is not good, even at a high price you won't be getting it. Now third is urgent need for cash. अर्जेंट नीड फॉर कैश मतलब इधर प्रोड्यूसर को जब अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है तो मार्केट में उसकी कमोडिटी का प्राइस कितना भी रहने दो वो बेचेगा। अब अर्जेंट नीड फॉर कैश की होती है, मे बी फॉर पर्सनल रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ओके। आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल अ प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट, ओके, वो टीवी सेट मैन्युफैक्चर करता है एंड उसके पास 500 यूनिट टीवी सेट है, ओके। एक का कॉस्ट कितना है, एक टीवी सेट का कॉस्ट है 25,000 मार्केट में, एक टीवी सेट का कॉस्ट है 25,000 मार्केट में, उसके पास ऐसे कितने टीवी सेट है, 500 यूनिट,
उसको कुछ अर्जेंट नीड ऑफ कैश लग गई, मतलब मे बी उसके पर्सनल रीज़न या बिजनेस पर्पज़ के लिए, वॉट एवर मे बी द रीज़न, ही इज़ इन अर्जेंट नीड फॉर कैश. Okay, so what he'll do, he'll sell his 200 unit of TV set, okay, at 20,000 also. मतलब मार्केट में कितना है 25, लेकिन वो कम दाम में बेच देगा 200 यूनिट ऑफ टीवी सेट्स. क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटली चाहिए. तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है जो बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, एप्लीकेबल नहीं है. इस वजह से ये एक्सेप्शन में है कि प्राइस बढ़ा है लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ी. सप्लाई कितने हैं 200, क्योंकि ही इज़ इन अर्जेंट नीड फॉर कैश, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वो कम दाम में ही अपने गुड्स को, अपने कमोडिटीज़ को मार्केट में प्रोड्यूस, होलसेलर को, जिसको भी वो सेल आउट कर देगा. इफ़ सेलर इज़ इन अर्जेंट नीड फॉर कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस. ओके, देन द फोर्थ इज़ पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसके जो लाइफ स्पेन है, ओके, लाइफ स्पेन है वो 1 और 2 डेज से ज़्यादा नहीं है. ओके, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स में आता है वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स, मिल्क्स, ये सब आते हैं. ओके, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड, सेलर विल ऑफन सेल मोर क्वांटिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस. मतलब पेरिशेबल गुड्स कैसे होते हैं, जो प्रोड्यूसर या जो प्रोड्यूसर या जो सेलर है वो अगर पेरिशेबल गुड्स बेच रहा है तो वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं उसको रख सकता. तो उसको ऐसा लगने वाला है कि हाँ अभी इसकी कंडीशन इट में डिटोरिएट, मतलब वो ख़राब होने वाला है, तो इवन एट अ लो प्राइस वो मार्केट में सेल कर देगा. तब वो ये नहीं देखेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँगा. बट वो प्राइस कम में भी सेल आउट कर देगा क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है वो ज़्यादा नहीं चलते 1 या 2 दिन से. सी कैन सी एन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग इफ़ यू आर गोइंग इन वेजिटेबल मार्केट एंड फ्रूट मार्केट में, अगर आप सुबह जा रहे हो तो यूल सी जो प्राइस रहते वो सब जितने रहते सारे सप्लायर्स के एक ही रहते हैं. ओके, बट एट द नाइट व्हेन यू गो, रात को अब जब जाओगे तो आपको जो प्राइस मिलती रहेगी हाई प्राइस, वही आपको कम मिलेगी. वाई? बिकॉज वो उसको गुड्स को स्टॉक नहीं कर सकते, उनको फटाफट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा. इससे अच्छा कम प्राइस में ही वो अपने गुड्स क्या करते हैं, सेल कर देते हैं. सो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, सेलर विल ऑफर मोर क्वांटिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस. एग्जाम्पल लाइक वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, एक्सेट्रा. नाउ रेयर गुड्स. See, rare goods are which is rarely available in the market. Okay, the supply of rare goods cannot be increased or decreased. मतलब जो rare goods है उनकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेयरली अवेलेबल है. इवन इफ प्राइस राइजेज, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज. क्योंकि प्राइस भी बढ़ा तो भी जो रेयर गुड्स है उसके सप्लाई ऑफ मार्केट में नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटिक गुड्स. ये जो रेयर पेंटिंग्स है ये जो होती है ये बहुत रेयरली बनते हैं और इनके प्राइस रहते तब तक तो ये सेल आउट हो जाते, लेकिन इनके प्राइस बढ़े तो भी ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि रेयर पेंटिंग्स होते हैं, ओल्ड कॉइन्स होते हैं, एंटिक गुड्स होते हैं. ओके, आई थिंक सो आई हैव completed with the exceptions of law of supply. So if you all have any doubt you all can ask. Okay, so thank you for today's lecture.